ओके, मेरी वॉइस आ रही सबको क्लियर? गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? Contract farming is an agreement between the farmer, that is primary producer, and the processing and marketing firms. It may be for the production or it may be for supply of agricultural products under forward agreements at predetermined prices. सो क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? जो भी फार्मर्स होते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं, किसान होते हैं, उनके बीच में और जो आपकी कंपनीज होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फर्म्स हों या फिर अदर फर्म्स हों, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज को लेकर? जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो भी प्रोड्यूस फार्मर्स का, उनको लेकर के कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे वो एक जो भी पहले से फिक्स्ड प्राइस होता है, ये प्राइस जो है कंपनीज और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिलकर आपसी सहमति से जो है फिक्स करते हैं कि जब भी फार्मर कोई भी प्रोड्यूस को सेल करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी को ही एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो है सेल करेंगे। उसमें क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों होती है कि मान लीजिए कोई भी, इसमें क्या होता है, दो फर्म्स होती है मेनली। एक तो आपकी प्रोसेसिंग फर्म होती है, एक मार्केटिंग फर्म होती है। प्रोसेसिंग फर्म में जैसा कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट फार्मर्स से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको परचेज करके डायरेक्ट परचेज करती हैं और फिर उनको जो है प्रोसेसिंग में यूज करती हैं। जैसे कि अगर कोई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो फार्मर्स से एक डायरेक्ट जो है एक स्पेशल वैरायटी का के पोटैटो होते हैं जो कि चिप्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनसे कि चिप्स की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। तो उस काइंड के चिप्स को डायरेक्ट फार्मर्स से खरीद कर उसको जो है चिप्स के प्रोसेसिंग के लिए, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज करती है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोसेसिंग फर्म हो गई। सेकेंड है मार्केटिंग फर्म। अब क्या होता है, कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि जो भी फार्मर्स के प्रोड्यूस होते हैं उनको खरीदती हैं और फर्दर कंपनीज को जो है बेचती हैं, या फिर वो खुद से फिर उसको मार्केट में ले जाकर के जो है बेचती हैं। तो ये दो टाइप की फर्म्स होती हैं जो कि फार्मर्स से डायरेक्ट जो है सामान को, जो भी खेती में जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो उनको डायरेक्ट खरीदती हैं। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम एक जो भी पहले से फिक्स प्राइस है उस पर जो है आपका जो भी प्रोड्यूस है उसको खरीदेंगे। इसमें क्या होता है, प्राइस फिक्स होने के साथ साथ काफी और सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्वालिटी भी कहीं कहीं पे फिक्स की जाती है कि आपका जो प्रोड्यूस है वो जो भी हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी हमने फिक्स की हुई है, जो भी प्रोसेसिंग कंपनी है या फिर जो मार्केटिंग कंपनी है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी फिक्स करती है फार्मर्स के लिए कि अगर आपका जो प्रोड्यूस है वो इस क्वालिटी का होगा तब हम इतने रुपए देंगे, इस क्वालिटी का होगा तो इतने रुपए देंगे। जस्ट क्या है, एक काइंड ऑफ ग्रेडिंग कर दी जाती है प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग ही उसका जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है। तो प्राइस के साथ साथ क्या फिक्स हो रहा है, एक तो क्वालिटी उसकी फिक्स हो रही है, दूसरी की क्वांटिटी फिक्स हो रही है। कि मान लीजिए किसी फार्मर ने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कंपनी बाउंड नहीं होती है कि हम आपका सारा प्रोडक्ट ही परचेज करेंगे। अगर कंपनी ने एग्रीमेंट में लिखा है कि एक फार्मर से हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही परचेज करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही सेल करने के लिए जो है फार्मर कर सकता है। उसके बाद जो है कंपनी चाहे तो खरीदने के लिए मना कर सकती है। तो ये आपका एक जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया। सेकंड कि कितने टाइप के जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती हैं। तो मेनली तीन टाइप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कि खरीद अनुबंध भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कई टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि सिर्फ एग्रीमेंट होता है कि आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे हम उसको खरीदेंगे, सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है एग्रीमेंट में लाया जाता है कि इस टाइप की हमें क्वालिटी चाहिए और इतनी क्वांटिटी चाहिए। और कुछ फर्म्स जो हैं कुछ स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने बताया, प्रोड्यूस को ही खरीदती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चिप्स के लिए जो है पोटैटो को खरीदा जाता है।
तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, एक सेल होता है और एक परचेज होता है। जो फार्मर है वो सेल करेगा, जो कंपनी है वो परचेज करेगी उसको। द कंडीशंस आर स्पेसिफिक लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिक वेराइटी फॉर द बायर एंड द सेलर। प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस एंड गिव इट टू contracting firm and firm will purchase product at this particular price. This is the only agreement. सिर्फ इतना ही एग्रीमेंट होता है, उसके अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ओके, नो अदर एग्रीमेंट्स। अब कुछ एग्रीमेंट होते हैं, आप लोग आगे देखेंगे, जिसमें कि क्या है, फर्म्स जो है इनपुट्स भी सप्लाई करती हैं, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी सप्लाई करती हैं। वो बाकी के जो टाइप्स हैं उनमें देखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइप है आपका, दैट इज प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट होता है खरीदने और बेचने का, बाकी कोई सप्लाई, इनपुट की सप्लाई नहीं होती, किसी भी टाइप का जो है एक्सपर्टीज कंसल्टेशन नहीं होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट आपका है दैट इज पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कि आंशिक अनुबंध भी कहते हैं। इसमें क्या है कि ओनली सम ऑफ द इनपुट्स, जैसे कि इससे पहले था जिसमें कि कोई भी इनपुट सप्लाई नहीं हो रही थी, इसमें कुछ इनपुट्स को जो है फर्म जो प्रोड्यूसर हैं उनको सप्लाई करती हैं, जैसे कि सीड हो गया, या फिर फर्टिलाइजर्स हो गया, या फिर और कुछ हो सकता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया, तो इस टाइप से जो है कुछ अनुबंध होता है इसमें। ओनली सम ऑफ द इनपुट्स आर सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फर्म एंड द प्रोड्यूस इज ब्रॉट एट द प्री एग्रीड प्राइस। कुछ चीजें उन्होंने एज अ इनपुट सप्लाई किया और उसका जो भी प्रोड्यूस आता है वो प्री फिक्स्ड जो प्राइस होती है उस पर जो है कंपनी फार्मर्स से खरीदती है। कंपनी इज इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी। इस टाइप के ये जो टाइप होता है जिसकी पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें क्या होता है, कंपनीज कुछ स्पेशल टाइप की कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इंटरेस्टेड होती हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दिया था, या फिर एक अगर सेकेंड एग्जांपल ले लें तो क्या कहते हैं कि जैसे सॉस की कंपनीज होती हैं। ओके, तो क्या होता है, उनको सॉस कंपनीज क्या होती हैं, उनको चाहिए होता है कि सॉस की जो क्वालिटी हो बहुत अच्छी हो। तो क्या होता है कि कुछ टोमेटो के वैरायटीज होती हैं जिनको कि सॉस बनाने में यूज किया जाता है, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर उस कंपनी को अच्छा क्वालिटी का सॉस बनाना है तो उनको एक स्पेशल टाइप के जो टोमेटो जो है परचेज करने पड़ेंगे, या फिर एक स्पेशल टाइप के या फिर स्पेशल वैरायटी के जो टोमेटो है उनको जो है फार्मर्स से लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करती हैं कंपनीज, उस वैरायटी का जो सीड है वो फार्मर को सप्लाई कर देती हैं एज एन इनपुट, और उनसे कहती हैं कि आप ये पर्टिकुलर सीड को ही ग्रो करिए, इसको बड़ करिए, और उसके बाद में जो भी आपका प्रोड्यूस होगा उसको जो है हम परचेज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कुल अनुबंध, जिसमें कि इससे पहले की आपने दो देखे, जिसमें कि पहले में था कि कोई भी इनपुट जो है सप्लाई नहीं हो रही थी, ओनली जो भी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनको कंपनी सिंपली आकर के जो भी फिक्स्ड प्राइस होता था, पहले से जो फिक्स्ड प्राइस है उन पे उनको परचेज कर लेती थी। और सेकंड जो था उसमें कुछ इनपुट्स जो है सप्लाई की जाती थी। लेकिन जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो इनपुट्स हैं वो सप्लाई भी की जाती हैं, और उसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज भी जो है, टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसे, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। मान लीजिए कि अब किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने में कोई अगर एक स्पेशल काइंड की या फिर स्पेशल मशीन यूज होती है, तो वो मशीन भी जो है वो कंपनी सप्लाई करती है। उसके बाद में कोई डिजीज हो गई उस प्रोडक्ट को या फिर उस प्लांट को, तो उस डिजीज को कैसे रोका जाए, उसका कंट्रोल में कैसे किया जाए, उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन भी जो है फार्मर्स को देती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फार्मर है वो सिर्फ लैंड उस कंपनी को दे रहा है, बाकी जितना भी इनपुट है, जो भी उस फार्म को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट लग रही है वो सब कुछ जो है वो कंपनी बियर कर रही है।
जो लैंड जो फार्मर है वहां पर वो एक एग्रीकल्चरल लेबर या फिर एक सिर्फ लेबर बनकर रह जाता है, वो सिर्फ वहां पर काम कर रहा है और उस कंपनी को अपना लैंड प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सारा काम जो है उस कंपनी के थ्रू ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक प्री फिक्स्ड प्राइस होता है जिस पर कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसको परचेज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। कुछ कंपनीज जैसे कि आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर फेमस कंपनीज हैं उनके बारे में सुना होगा। आईटीसी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी। ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट बनाती है टोबैको। तो उसके लिए इसने आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि टोबैको का जो प्लांट होता है उसको ग्रो करिए, और ये जो है डायरेक्टली जो है फार्मर्स से उसको परचेज करती है। इसी तरीके से आईटीसी कंपनी ही उसने जो है पंजाब के फार्मर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और वहां पर वो जो प्रोडक्ट है उसको वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और आईटीसी कंपनी वेजिटेबल्स फार्मर्स से खरीदती है। उसके बाद पेप्सिको इंडिया है, इसने जो है पोटैटो और टोमेटो दो प्रोडक्ट्स के में जो है फार्मर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, जिसमें कि पोटैटो के लिए उसने गुजरात, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल स्टेट्स के फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और टोमेटो जो क्रॉप है उसके लिए जो है पंजाब सर आपका आवाज बीच बीच में बहुत ज्यादा कट रहा है सर। मेरी वॉइस सबको क्लियर कट रही है या फिर कुछ कुछ कोई कट रही है? थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर, सबको कट रही है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली वेदर बहुत खराब है तो हो सकता है उसकी वजह से हो। देखते हैं, बीच में और खराब हो तो फिर हाँ, 1 मिनट जरा। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो मैंने जैसा कि मैं बता कि पेप्सिको इंडिया है, वो जो क्रॉप है टोमेटो के लिए उसने जो है पंजाब के फार्मर्स जो हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। इसी तरीके से नेस्ले इंडिया कंपनी है जिसने की मिल्क, जो कि मोस्टली के जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में डील करती है, तो मिल्क के परचेज के लिए उसने जो है पंजाब के फार्मर्स जो होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो जो है आया है। ये आपके यहाँ पर अभी तक जो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फिर जो कुछ फेमस कंपनीज हैं वो किस किस प्रोडक्ट को लेकर के किस किस स्टेट्स में और के फार्मर्स के साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है इन्वॉल्व्ड हैं। सो नेक्स्ट आपका आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। सो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई फार्मर करता है तो मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन फार्मर्स के लिए ज्यादा अच्छी होती है जो कि स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या फिर सर अभी भी वही प्रॉब्लम है सर। किसी को क्या कट रही है सर? एक्चुअली यहाँ पे वेदर बहुत खराब है, तो एक क्या काम किया जाए, फिर इसको बाद में थोड़ा किया जाए क्या? सर इसको खत्म कर दीजिए। वॉइस तो नहीं आ सर रही है वेदर ना, यहाँ भी खराब है सर। अच्छा। वेदर यहाँ भी नेटवर्क का इशू इधर भी हो रहा है सर। बारिश अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद में फिर शेड्यूल कर देता हूँ जब वेदर थोड़ा सही होगा तो। हाँ सर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब ठीक हो गई सर। और 3 स्लाइड है सर, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा फिर बीच में, ठीक है। तो कि मैं बता रहा था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं कई बार उनके पास फाइनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिससे और उसके बाद में फाइनेंस के साथ साथ में क्या होता है, उनके पास उस टाइप की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि हमें क्वालिटी सीड कहाँ से मिलेगा। ओके, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज आ गई तो उसको कंट्रोल कैसे करना है,
जैसे बिग फार्मर्स होते हैं उनके पास में अच्छी मशीनरीज भी होती हैं जिससे कि वो जो फ्लोइंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए जो है उसको यूज कर सकते हैं, तो कम टाइम पे जो है ज्यादा इफिशिएंट तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि स्मॉल फार्मर्स या फिर जो मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके पास नहीं होती। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं तो जैसा कि मैंने पढ़ा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है कंपनीज ये सब चीजें जो है उनको प्रोवाइड कराती हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है स्मॉल फार्मर्स, रीजनल फार्मर्स और जो मीडियम लेवल के फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये जो है एडवांटेजेस होते हैं। सो इफेक्टिव लिंकेज ऑफ स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू द एक्सटेंशन एडवाइजरी, mechanization, seeds, fertilizers and credit with private agribusiness firms. Next, private agribusiness firms usually offer technology and information only to more effectively than the governmental agriculture extension service. अब क्या है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की अगर हम बात करें तो वहां पर मोस्टली जो है इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको जो है फार्मर्स को बताया जाता है, कोई नई मशीनरी आई है, कोई नई वैरायटी आई है तो उसको फार्मर्स को बताया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं उनको क्या है, मेनली उनको प्रॉफिट के लिए ये काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का करती हैं। तो क्या है, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तभी होगा जब क्वालिटी सीड के साथ में वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी फार्मर्स को दें, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कोई डिजीज आउटब्रेक होने के चांसेस हैं उस क्रॉप में तो टाइमली जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस टाइप से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जो टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें हैं उनको भी जो है फार्मर्स को प्रोवाइड कराती हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिड्यूसेस द प्राइस अनसर्टेनिटी टू द फार्मर्स। अब क्या होता है कि कई बार फार्मर्स ने कोई क्रॉप को प्रोड्यूस किया और जब उसको वो क्रॉप बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब उसको मार्केट में ले जाकर वो बेचते हैं तो उसका प्राइस उनको नहीं मिलता। अच्छा, क्यों नहीं मिलता है? कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि अब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है तो वो पर्टिकुलर क्रॉप उस सीजन में ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स जो है ग्रो करते हैं। तो एक ही वो पर्टिकुलर क्रॉप जब काफी सारी क्वांटिटी में मार्केट में जाती है तो उसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, जिससे कि फार्मर्स को जो है जो उनको उसका एक जो राइट प्राइस मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो उस चीज को जो है यहाँ पर टैकल किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूस है उसका जो है प्राइस वो पहले से फिक्स रहता है। ओके, then companies gain access to crop without owning land and maintaining that much of land. अब एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे कि जो आपकी चिप्स की कंपनी है वो अगर उसको पोटैटो चाहिए चिप्स प्रोडक्शन के लिए तो क्या है उसको उतना सारा पोटैटो जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उतना ज्यादा क्वांटिटी में पोटैटो को प्रोड्यूस करने के लिए उनको उतनी ज्यादा लैंड चाहिए, उतने ज्यादा लेबर चाहिए। क्या है, एक कंपनी के लिए ये सब चीजें एक साथ अरेंज करना जो है काफी टिपिकल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फायदा होता है कि ये सब चीजें क्या है फार्मर्स करते हैं, सिर्फ कंपनीज जो है उनको ये जो क्वालिटी सीड है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें जो है सप्लाई कराते हैं। तो ये सारी चीजें कंपनीज को अगर कोई चीज मैनेज करनी है उसके लिए उनको जो है एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज चाहिए, तो ये सब चीजों को जो है वो कम किया जाता है इसमें। तो इसके बाद आपका कुछ प्रोस के साथ साथ हर चीज के कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान है ये भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अनसर्टेनिटी इन ग्रोइंग न्यू अनफेमिलियर क्रॉप एंड प्रोड्यूसिंग फॉर मार्केट दैट माइट नॉट ऑलवेज live up to the expectations of buyers। अब क्या है, जैसा कि आपने देखा था कि एग्जांपल में देखा था कि पोटैटो के लिए जो है वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, केरला को जो है स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया था। ऑल्दो ये सारी चीजें उन स्टेट्स के लिए जो है ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है, फिर भी
फार्मर्स को ज्यादा प्राइस के चक्कर में जो है फार्मर्स जो है उस चीज को ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए फार्मर्स ने उस प्रोडक्ट को, उस क्रॉप को ग्रो तो कर लिया, लेकिन जब उसको सेल करने की बारी आई तो कंपनीज ने मना कर दिया कि आपका जो ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी मेजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, तो हम इसको नहीं खरीद सकते। अब क्या है, क्योंकि लोकल में उस प्रोडक्ट के लिए या उस क्रॉप के लिए कोई मार्केट भी अवेलेबल नहीं है, तो फार्मर्स को काफी ज्यादा इसमें जो है परेशानी भी हो सकती है। तो ये एक जो है डिसएडवांटेज भी होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देन लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर बिकॉज ऑफ मोनोक्सिनोटिक मार्केट पावर, नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट एंड एक्सप्लोटिव टर्म्स। क्या है कि अब क्या है कि मोनोक्सिनोस्टिक मार्केट क्या होता है, ये एक सिचुएशन होती है जहां पर कि एक बायर होता है और कई सारे जो है सेलर होते हैं, ठीक है। अब क्या है, खरीदने वाला एक है लेकिन बेचने वाले कई सारे हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, या फिर जो खरीदने वाला पर्सन है वो अपने मनचाहे मर्जी पर जो है चीजों को खरीदता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कि जब भी कोई भी आप प्रोड्यूस है वो एक क्वांटिटी से बहुत ज्यादा हो जाती है और मार्केट में मान लीजिए एक ही या फिर एक दो ही उसको खरीदने वाले हैं, तो वो जो है अपनी मनमर्जी पर उसको खरीदते हैं। और क्या फार्मर्स भी होते हैं उसको बेचने के लिए उस प्राइस पर कई बार बाउंड होते हैं कि अगर वो नहीं बेचेंगे तो उसका वो जो है क्रॉप उनके लिए बेकार हो जाएगी, उसका जो है प्राइस उनको नहीं मिलेगा, तो जिस दाम पे कोई भी खरीद रहा है उसको उसी दाम पर बेच देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द स्पॉन्सर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द परचेज और प्राइस। सेकेंड नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अब मान लीजिए कोई भी कंपनी या फिर स्पॉन्सर है जिसने कि पहले से एक प्राइस फिक्स किया हुआ था कि आप ये जो क्रॉप है उसको ग्रो करिए और हम इस प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पर उसको जो है परचेज करेंगे, लेकिन जब हार्वेस्टिंग के बाद में उसको परचेज करने का टाइम आता है तो क्या होता है कि प्राइस को रिड्यूस करने के लिए जो भी कंपनीज होती हैं वो काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस एक्स्ट्रा लगा देती हैं जिनका कि फार्मर्स को पहले से जो है जानकारी नहीं रहती है, और उस रूल्स और रेगुलेशंस में वो कुछ कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि जो आपका क्वालिटी है, जो भी क्रॉप की क्वालिटी है, वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी हमने पहले से फिक्स की हुई थी वो उसके हिसाब से नहीं है, तो हम इसका जो भी एक फिक्स्ड प्राइस था उसको हम पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, फार्मर्स को लॉस होता है इसमें, तो ये भी एक जो है डिसएडवांटेज उसका हो जाता है। तो अब उसके बाद में क्या है, ये कुछ, ये तो फार्मर्स के लिए कुछ था, कुछ कंपनीज के लिए भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं कि कंपनीज हमेशा जो है विन विन सिचुएशन में रहती हैं। तो फर्स्ट है इनसिक्योरिटी ऑफ द एक्सेस टू द लैंड। क्या है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि फार्मर्स अपना लैंड देते हैं और जो कंपनीज हैं उस पे जो है क्रॉप को डेवलप ग्रो करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जैसे फार्मर्स के साथ में एक एग्रीमेंट करती है कि हम आपका जो लैंड एरिया है उसको 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए लीज पर ले रहे हैं और उसके लिए उनको जो है पैसे दे देती हैं। लेकिन अब क्या है कि माना 6 महीने बाद फार्मर का जो है मन बदल गया, उसने कहा कि नहीं, अब हम आपको जो है अपना जो ये हमारा लैंड है वो हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम इस पे दूसरी क्रॉप ग्रो करेंगे। तो वहां पर क्या होता है, कुछ ये ओके, सो जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि कंपनीज को क्या क्या ट्रबल फेस करनी पड़ती है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। सो फर्स्ट वाज इनसिक्योरिटी ऑफ द एक्सेस टू द लैंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि कई बार कंपनीज होती हैं कि फार्मर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आती है 3 या 4 साल के लिए, जिसमें कि वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि उनकी लैंड को यूज करने के लिए, लेकिन हाँ उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि फार्मर्स के लैंड को जो है 2 या 3 या 4 साल के लिए जो है फ्यूचर तक जो है यूज करेंगी। और कंपनीज अकॉर्डिंगली ही जो प्लान बनाती हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनाती हैं जिसमें कि वो इन्वेस्ट करती हैं। उस हिसाब से हो सकता है वो मशीनरी परचेज कर लें 3 या 4 साल के यूज करने के लिए,
जिसमें कि काफी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। उसके साथ में हो सकता है वो फर्टिलाइजर्स उस टाइप के काफी ज्यादा समय के तक यूज करने के लिए परचेज कर लें। सो क्या होता है कि कंपनीज जो है ये काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि फार्मर्स ने इन बिटवीन ही कंपनीज को मना कर दिया कि अब हम आप अपनी लैंड को आपको जो है यूज करने के लिए नहीं देंगे, हम इसमें कोई दूसरी क्रॉप जो है ग्रो करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई जिससे कि वो लैंड ही ऐसी हो गई कि वो यूज करने लायक ना बचे। ओके, सो क्या है कि क्योंकि कंपनीज ने फ्यूचर प्लानिंग करके उसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है और इस बीच में ऐसा होने से कंपनीज को काफी सारा जो है नुकसान उठाना पड़ता है। सो ये एक डिसएडवांटेज या फिर एक ट्रबल होता है जो कंपनीज फेस करती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। देन सेकेंड है फार्मर्स इनएबिलिटी टू मीट स्ट्रिक्ट टाइमलाइन एंड रेगुलेशंस बिकॉज ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस और द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो एक सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं और उस सोशल स्ट्रक्चर में उनको जो है काफी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको कि उन्हें जो है निभाना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ एक एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए कि एक कोई फार्मर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी कंपनी के साथ में आया और क्या है कि उसने अपने बच्चों की या खुद की शादी की जिसमें कि उसने जो है रिलेटिव्स को बुलाया। अब क्या है कि जब रिलेटिव्स शादी करेंगे तो उसको बुलाएंगे और उसको जो है उसमें जाना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें उनको जाना जरूरी है। और उसी बीच में अगर उस कंपनी ने कह दिया कि हम आपके लैंड पर आकर के जो आपका क्रॉप है उसको देखना चाहते हैं या फिर उसको परचेज करना चाहते हैं या फिर उसमें कैसी ग्रोथ हो रही है देखना चाहते हैं, तो क्या है कि उस फार्मर के लिए जो है काफी एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसमें कि वो उसको चूज करना पड़ता है, वो जो सोशल ऑब्लिगेशंस या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करे या फिर जो कंपनीज के साथ में उसने एग्रीमेंट किया है उसको फुलफिल करे। तो इस टाइप से जो है कुछ ये जो है ट्रबल्स भी आती हैं जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो और आपका है एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्चुअल मार्केटिंग बाय द फार्मर्स। अब क्या है कि फार्मर्स भी कई बार थोड़ी चालाकी कर देते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने जो है किसी फर्म के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आए और फर्म ने उनको बहुत अच्छी क्वालिटी सीड सप्लाई किया, बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स जो है सप्लाई किया, टेक्निकल एडवाइस दी, जिससे कि उस फार्मर के जो क्रॉप था वो बहुत अच्छी हुई, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। अब क्या है, जब परचेज करने का टाइम आता है तो क्या है वो फार्मर जो है एग्रीमेंट को ना मान करके वो उसका जो प्रोड्यूस है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी क्रॉप है सॉरी उसको वो ओपन मार्केट में ले जाता है जहां पर कि उसको और ज्यादा प्राइस मिल रहा है। तो क्या होता है, कई बार ये भी सिचुएशन आती है कि जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीमेंट को जो है ब्रेक कर देते हैं। तो ये कुछ ट्रबल्स हैं जो कंपनीज को या फिर फार्मर्स को भी जो है के सामने उनको फेस करने पड़ते हैं। सो ये जो है थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है?